17 जुलाई 2025 सुबह के 7:15 बजे बिहार के पटना में लोकेटेड पारस हॉस्पिटल से कुछ दूर दो लोग खड़े थे, जिसमें से एक व्हाइट शर्ट पहने था और एक हेलमेट लगाए खड़ा हुआ था कि तभी कुछ ही देर में उन दो लोगों के पास कैप लगाए 4 लोग आते हैं। उनके आने के बाद हेलमेट पहने शख्स आगे निकल जाता है और फिर वो 5 लोग आपस में कुछ बातचीत कर 1-2 मिनट में हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह 5 लोग किस इरादे से हॉस्पिटल जा रहे थे। सुबह के 7:25 पारस हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पर सन्नाटा पसरा हुआ था जब यह 5 लोग उस फ्लोर के कॉरिडोर पर दाखिल होते हैं। कमरा नंबर 209 के बाहर पहुंच यह 5 लोग अपने साथ लाई हुई गन को लोड करते हैं और उसी रूम में घुस ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। 10 सेकंड्स तक चली इस गोलीबारी के बाद कमरे में घुसे 5 में से 4 लोग वापस बाहर निकल सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और उसके 15 सेकंड्स बाद 5वां शख्स बड़े इत्मीनान से टहलते हुए वापस लौट जाता है। कुछ ही देर में यह खबर पूरे देश में फैल जाती है कि पटना के पारस हॉस्पिटल के अंदर गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और मरने वाला शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि पटना का कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा है। यह बिल्कुल उसी तरह से था जब 13 जून 1998 की शाम 5 बजे आईसीयू में एडमिट बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को हॉस्पिटल के अंदर घुसकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी जाती है। वो भी तब जब मंत्री जी की सिक्योरिटी में 22 कमांडो तैनात थे और मारने वाले ने 2 दिन पहले से ही मीडिया के सामने मारने का ऐलान कर दिया था। यह काम किसी आम कॉन्ट्रैक्ट किलर का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने अंजाम दिया था। वही श्री प्रकाश शुक्ला जिसकी लाइफ पर बेस्ड रंगबाज नाम से यह हिट वेब सीरीज बनी। लेकिन जो किस्सा अब आप सुनने वाले हैं वो भी किसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की स्क्रिप्ट जैसा लगेगा और असल जिंदगी की इस कहानी के हर पन्ने पर आपको मिलेगा अपराध, खून और बदले का वो सिलसिला जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द डार्क केस ऑफ चंदन एंड शेरू। चंदन मिश्रा की कहानी शुरू होती है पटना से लगभग 140 किलोमीटर दूर बक्सर के एक छोटे से कस्बे से। एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, माँ बाप और घर का इकलौता बेटा चंदन। बाप गांव के दबंग, इसलिए गांव में उनकी हनक थी। पूरा परिवार चंदन से बेपनाह प्यार करता था और चंदन उसका जुनून था क्रिकेट। लेकिन एक लोकल मैच में चंदन की जिंदगी का स्कोर बोर्ड हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन ग्राउंड पे छोटी सी बात पर चंदन की तकरार सोनू नाम के एक लड़के से होती है जो गुस्से में चंदन को सबके सामने पीट देता है। बेइज्जती, दर्द और उससे भी ज्यादा ईगो पर चोट। चंदन बदला लेने के इरादे से सोनू के घर शिकायत करने जाता है, लेकिन वहां उसे इंसाफ नहीं बल्कि मिलती है सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा बेइज्जती, क्योंकि सोनू के घर वाले भी उसे मारकर भगा देते हैं। उस रात चंदन ने फैसला कर लिया कि अब बात क्रिकेट की नहीं थी, बात इज्जत की थी। वो घर लौटता है और अगली सुबह अपने बाप की लाइसेंस्ड बंदूक उठा सोनू के घर के सामने जाकर उसे बाहर बुलाता है। सोनू जो कल तक उस पर हावी था, ओवर कॉन्फिडेंस में जैसे ही बाहर आता है, चंदन बिना किसी वार्निंग, बिना किसी बखेड़े के उस पर गोली चला देता है। यह उसकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था, जहां से चंदन मिश्रा एक आम लड़के से बन गया एक कातिल। जब तक यह बात चंदन के घर वालों तक पहुंची तब तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। घर वाले दौड़ते भागते थाने पहुंचते हैं और पुलिस को चंदन का बर्थ सर्टिफिकेट दिखा बताते हैं कि उनका बेटा अभी नाबालिग है। वेरिफिकेशन में यह बात सच साबित होती है और चंदन को जेल नहीं बल्कि बाल सुधार गृह भेजा जाता है। पर जहां उसे सुधारा जाना था वही जगह उसकी बर्बादी का गढ़ बन गई। 3 साल उसने उन लड़कों के बीच गुजारे जो छोटी मोटी चोरी से लेकर कत्ल तक सब कुछ कर चुके थे। जब 3 साल बाद चंदन बाल सुधार गृह से बाहर आया तब तक वो एक कातिल के रूप में तैयार हो चुका था। अ क्रिमिनल बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। अब वो क्रिकेट का शौक रखने वाला सीधा साधा लड़का नहीं बल्कि एक ऐसा शातिर अपराधी बनने वाला था जिसके लिए गैंगस्टर बनना ही उसका जुनून बन चुका था। बाल सुधार गृह से बाहर आने के बाद चंदन की मुलाकात होती है शेरू उर्फ ओमकार नाथ सिंह से। दोनों की दोस्ती एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए होती है। शेरू भी बाल सुधार गृह में समय काट चुका था और चंदन की तरह उसे भी क्रिकेट का शौक था। पर अब खेल क्रिकेट की पिच पर नहीं, अपराध के मैदान में शुरू हुआ। चंदन और शेरू, 2 नाबालिग मुजरिम की जोड़ी, एक नया खेल शुरू करती है।
रंगदारी का। रंगदारी मीन्स एक्सटॉर्शन मनी। छोटी दुकानें, ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन साइट्स, मारपीट कर पैसे वसूलना इनका तरीका बन गया। जब पैसा आने लगा तो अगला कदम था हथियारों की दम पर बड़ी दुकानों और कारोबारियों को लूटना, उनसे रंगदारी वसूलना। आरा और बक्सर में दोनों के नाम का खौफ फैलने लगा। दहशत का दूसरा नाम बने महज 18-19 साल के इन दोनों लड़कों के नाम से लोग कांपते थे। इन दोनों के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए कई नई उम्र के लड़के इनको ज्वाइन करने लगे और यहीं से शुरुआत हुई चंदन शेरू गैंग की। जब चंदन और शेरू का गैंग पनपने लगा तब इन दोनों ने सबसे पहले एक मोटरसाइकिल खरीदी। सिर्फ खरीदी ही नहीं बल्कि चलाना भी सीखा, लेकिन एक अलग तरीके से। सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा पर इनकी ट्रेनिंग भी कुछ हटके थी। नॉर्मल लोगों की तरह दोनों एक डायरेक्शन में नहीं बैठते थे। जब चंदन बाइक चला रहा होता तो शेरू उसके पीछे मुंह घुमाकर उल्टी डायरेक्शन में बैठता। इसका रीजन सिंपल था, ये लोग चलती बाइक से सीधा शूट करते थे, जो आगे चलकर इनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। इस तरीके ने इनके हौसले और बढ़ा दिए, क्योंकि अब ये किसी भी जगह से किसी भी वक्त वार कर सकते थे, बिना रुके, बिना डरे। फिर आया साल 2011। यह साल इनके अपराध के सफर का सबसे खतरनाक चैप्टर था, क्योंकि पूरे साल चंदन और शेरू ने मिलकर एक के बाद एक 6 हत्याओं को अंजाम दिया। हर मर्डर ने पुलिस की नींद उड़ा दी और शेरू चंदन गैंग का नाम हर कोने में फैल गया। जब पुलिस का डर खत्म हो जाए तो गैंग का असली चेहरा दिखता है। इतने सारे मर्डर्स के बाद शेरू चंदन गैंग के अंदर पुलिस का डर मिट चुका था। औरत, पैसा, पॉलिटिक्स, अब इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। हाल यह था कि चंदन खुद तारीख बताकर मर्डर करने लगा था। तुमको कल गोली मारेंगे, ऐसा कहकर वो अगले दिन वैसे ही करता। और बिहार पुलिस, उनकी तो इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। मीडिया से लेकर पब्लिक और अपोजिशन तक सब सवाल उठाने लगे थे। जुलाई 2011 तक 5 मर्डर्स कर चुके चंदन और शेरू का अगला निशाना थे एक मशहूर चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी, एक दबंग और सफल व्यापारी जिनकी पुलिस से लेकर पॉलिटिशियंस तक हर जगह सॉलिड पहुंच थी। जब चंदन शेरू ने उनसे रंगदारी मांगी तो राजेंद्र केसरी ने सोचा कि यह नए लड़के मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी देने से सीधा मना कर दिया। फिर आई 20 अगस्त 2011 की शाम। जब चंदन को पता चला कि राजेंद्र केसरी ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो वो गुस्से से पागल हो गया। बीच बाजार में सबके सामने उसने ऐलान कर दिया, कल 21 अगस्त को मैं राजेंद्र केसरी को गोली मारूंगा। लोगों ने इस धमकी को लाइटली लिया। सबको लगा राजेंद्र केसरी जैसे आदमी को कोई कैसे मार सकता है। राजेंद्र केसरी खुद भी कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उनकी पहुंच और दबदबा उनके आसपास एक इनविजिबल शील्ड की तरह था। लेकिन अगले दिन 21 अगस्त को सब गलत साबित हो गए, क्योंकि एक दिन पहले ऐलान की गई उसी तारीख पर शेरू और चंदन ने मिलकर बीच बाजार में राजेंद्र केसरी की गोली मारकर हत्या कर डाली। राजेंद्र केसरी की हत्या ने बिहार के पूरे सिस्टम को हिला डाला, क्योंकि उनकी पहचान सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं बल्कि उनकी पहुंच राजनेताओं और पुलिस के बड़े अधिकारियों तक थी। यही वजह थी कि उनकी हत्या ने बिहार की पूरी सियासत में हंगामा मचा दिया था। अब तक जो केस सिर्फ बिहार के गैंग तक सीमित था, वो अब पॉलिटिकल इशू बन गया। राजनीति से लेकर मीडिया तक सब तरफ से पटना पुलिस पर ऑफिशियली एक्शन लेने का दबाव बढ़ने लगा। पुलिस जब गहरी नींद से जागी तब तक चंदन और शेरू के खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिनमें से 12 से ज्यादा सिर्फ मर्डर के थे। पुलिस जब पूरी शिद्दत से इन दोनों के पीछे लगी तो चंदन और शेरू को लग गया कि इस बार बात सीरियस है। इसलिए बिना देरी किए दोनों बक्सर छोड़ बॉर्डर के उस पार नेपाल भाग गए। बिहार पुलिस को जब इसकी टिप मिली तो वो भी नेपाल आ गई, लेकिन जैसे ही वो इनके करीब पहुंची तो नेपाल पुलिस ने इंटरवीन कर दिया। चूंकि 2 अलग अलग देशों का मामला था, इसलिए पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज के चक्कर में टाइम लग गया। और इसी डिले का फायदा चंदन और शेरू ने उठाया, क्योंकि पुलिस के इस ऑपरेशन की खबर मिलते ही वो नेपाल छोड़ बिहार के रास्ते सीधा कोलकाता पहुंच गए। बस एक कदम दूर से ही दोनों बिहार पुलिस के हाथों से फिसल गए थे। कुछ महीने ऐसे ही बीते। साल खत्म होने को था कि तभी बढ़ते प्रेशर के बीच बिहार पुलिस को एक और टिप मिली, और इस बार लोकेशन थी कोलकाता। आखिरकार इस बार बिना किसी चूक के पूरी प्लानिंग के साथ बिहार और बंगाल पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में चंदन और शेरू को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। और यहीं से इस कहानी में एक नया ट्विस्ट शुरू हुआ। चंदन और शेरू को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें वापस बक्सर लाया गया,
जहां उनके ऊपर लोअर कोर्ट में ट्रायल चला। लेकिन बक्सर जेल में इन दोनों का ऐसा आतंक था कि पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर अलग अलग जेल्स में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। पहले भागलपुर जेल, फिर वहां से बेऊर जेल और उसके बाद पूर्णिया जेल। एक जेल से दूसरी जेल, मानो सिस्टम भी इन दोनों से परेशान हो चुका था। और फिर आया राजेंद्र केसरी के मर्डर केस का फैसला, जिसमें लोअर कोर्ट ने चंदन मिश्रा को उम्र कैद और शेरू को फांसी की सजा सुनाई। एक ही अपराध की दो अलग अलग सजा। यह जजमेंट शेरू के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसे लगा कि यह सब चंदन की सेटिंग के चलते हुआ है और इसलिए उसे कम सजा हुई है। दोनों ने कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद हाई कोर्ट के जजमेंट में चंदन की उम्र कैद में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन शेरू की फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। बट तब तक काफी देर हो चुकी थी और जेल ने शेरू के अंदर एक ऐसा जहर भर दिया था कि यह दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। शेरू के दिमाग में बसे गिले शिकवे सिर्फ कोर्ट के फैसले तक नहीं थे, बल्कि उसके मन में कई और बातें चल रही थी। जैसे उसे लगने लगा कि चंदन ने रंगदारी और लूट के पैसे का सही बंटवारा नहीं किया और उसे हमेशा कम पैसे दिए गए। चंदन के परिवार की ही एक लड़की से शेरू की नजदीकियां बढ़ गई थी, लेकिन दोस्त होने के बावजूद अलग कास्ट होने के चलते चंदन को यह बात नागवार गुजरी थी, जिसको लेकर दोस्ती के पीछे एक अनकही सी टेंशन हमेशा से छुपी हुई थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पुलिस एक्शन। जेल के बाहर जब पुलिस ने गैंग के लोगों को पकड़ना शुरू किया तो ज्यादातर शेरू के गुट के लड़के ही इनकाउंटर में मारे जा रहे थे या उठाए जा रहे थे। जब शेरू के लोग उससे मिलने जेल आए तो उन्होंने शेरू से कहा कि चंदन ही उनके लड़कों की मुखबिरी पुलिस से कर रहा है। जेल के अंदर बैठे शेरू के मन में ज्वालामुखी फट रहा था और उसके शक ने तब यकीन का रूप ले लिया जब चंदन ने भागलपुर जेल से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाले। जेल के अंदर से फोन चलाना यह कोई आम काम नहीं था। यह सिर्फ तब होता है जब सिस्टम में अंदर तक सेटिंग हो। शेरू समझ गया कि चंदन की पुलिस और जेल के अंदर तक पहुंच है। एक ही गैंग के दो साथी, एक ही केस के दो मुजरिम, लेकिन जेल के अंदर एक के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट और दूसरे के साथ बदसलूकी। यह देख शेरू के मन में अब सिर्फ एक ही सोच थी कि चंदन सिर्फ अपने लिए खेल रहा है और वो उसके खेल का मूर्ख प्यादा बन चुका है। दोनों की दुश्मनी अब खुली किताब बन चुकी थी और जब यह बात जेल के ऑफिशियल्स तक पहुंची तो जेल में शांति बनाए रखने के लिए दोनों को अलग अलग जेल में भेजने का फैसला लिया गया। चंदन को भागलपुर से पटना की बेऊर जेल ट्रांसफर कर दिया गया, वहीं शेरू को पूर्णिया जेल भेज दिया गया और बस यहीं से सब कुछ ऑफिशियली अलग हो गया। वो चंदन शेरू गैंग जिसके नाम से कभी सिस्टम कांपता था, अब दो टुकड़ों में बट चुका था और अगर कुछ बाकी था तो वो था पुरानी दोस्ती का खून से लिखा जाने वाला अंजाम। पिछले 14 सालों में चंदन और शेरू ने कई बार पैरोल के लिए अप्लाई किया, कभी किसी रिलेटिव की डेथ तो कभी कोई फैमिली इशू का रीजन देकर, बट हर बार दोनों की अपील रिजेक्ट कर दी गई। जून 2025 में चंदन मिश्रा ने फिर पैरोल की एप्लीकेशन दी, लेकिन इस बार पाइल्स के ऑपरेशन के लिए मेडिकल ग्राउंड्स पर। आखिरकार चंदन मिश्रा को पैरोल मिल गई और वो 3 जुलाई 2025 को 15 दिन के लिए जेल से बाहर आया। जब जेल के अंदर बैठे शेरू को यह खबर मिली तो उसे यह एक अच्छा मौका दिखा चंदन से बदला लेने का, क्योंकि जेल के अंदर जहां हर कोने में सीसीटीवी, पुलिस और इन्फॉर्मर्स होते हैं, वहां चंदन तक पहुंच पाना नामुमकिन था। लेकिन जेल के बाहर पैरोल पे निकला चंदन अब एक सॉफ्ट टारगेट था और यहीं से शुरू हुई चंदन मिश्रा के मर्डर की प्लानिंग, जिसे सिर्फ 15 दिन के अंदर अंजाम देना था। और शेरू को जेल के अंदर से ये काम करवाने के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिस पर वो भरोसा कर सके। और यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है तौसीफ बादशाह की। पटना के फुलवारी शरीफ में पैदा हुआ तौसीफ वहीं पर पला, बढ़ा और बिगड़ा भी। घर वालों ने वैसे नाम तो तौसीफ रजा रखा था, लेकिन तौसीफ को चाहिए थी एक अलग पहचान और इसलिए जब उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा तो उसने खुद को नाम दिया तौसीफ बादशाह। छोटी मोटी लूटपाट से शुरू हुआ सफर पैसे के बदले हत्या करने तक पहुंच गया और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में तौसीफ बादशाह का नाम बिहार झारखंड में फैलने लगा। आलम यह है कि बिहार या झारखंड में किसी को खत्म करवाना हो तो सबसे पहले तौसीफ बादशाह का ही नाम आता था। तौसीफ बादशाह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं था, बल्कि वो अपनी इमेज को लेकर भी ऑब्सेस था। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुद के नाम से अकाउंट्स बना रखे थे, जहां वो रील्स बनाकर अपनी लाइफस्टाइल को एक गैंगस्टर ब्रांड की तरह शोकेस करता था। तौसीफ का आइडल था दाऊद इब्राहिम और वो उसी के जैसे पोज,
कपड़े और एटीट्यूड की नकल करता था। इनफैक्ट उसका सोशल मीडिया बायो भी उसी माइंडसेट का सबूत था। ऑनलाइन दुनिया में वो एक सेलिब्रिटी गैंगस्टर जैसा हो गया था, जिसे लोग फॉलो करते थे, डरते थे और कुछ तो सीक्रेटली इंस्पायर भी होते थे। शेरू के पास मौजूद ऑप्शंस में से इससे अच्छा कोल्ड ब्लडेड नो क्वेश्चंस आस्क्ड किलर कोई और नहीं था। शेरू ने अपने गैंग के जरिए तौसीफ बादशाह को कांटेक्ट किया और चंदन मिश्रा की हत्या की सुपारी दी गई। तौसीफ को लगा कि चंदन मिश्रा जैसे बड़े गैंगस्टर को मारकर अपराध की दुनिया में उसका नाम और भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसने इसकी सुपारी ले ली। लेकिन यह काम आसान नहीं था। चंदन पैरोल पर जेल से बाहर तो आया, लेकिन हॉस्पिटल जाने की बजाय सीधा अपने इलाके बक्सर चला गया, उसी जगह जहां उसकी पकड़ मजबूत थी, जहां लोग उसके नाम से डरते थे और जहां उसका अपना नेटवर्क था। यही तौसीफ की पहली रुकावट थी। इसलिए तौसीफ अपनी गैंग के साथ उस मौके का इंतजार करने लगा जब चंदन किसी वजह से बक्सर से बाहर निकले। पर इंतजार लंबा चलता चला गया। 10 से 12 दिन बीत गए और चंदन अपने ही गढ़ में छुपा रहा। तौसीफ के लिए यह डिले रिस्की होने लगा। अगर 15 दिन के अंदर कुछ नहीं होता तो चंदन अपनी पैरोल के खत्म होने पर वापस जेल चला जाता। फिर उस तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर एक खबर ने गेम को पूरी तरह से बदल दिया। चंदन को जेल लौटने से पहले पटना के पारस हॉस्पिटल में अपना पाइल्स का ऑपरेशन करवाना था। वही ऑपरेशन जिसकी वजह से पैरोल मिली थी। चंदन 13 जुलाई को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और 15 जुलाई तक उसकी सर्जरी भी हो गई। यह वही पल था जिसका तौसीफ इंतजार कर रहा था। हॉस्पिटल जैसे ओपन पब्लिक स्पेस में अटैक का प्लान रिस्की था, लेकिन यह भी सच था कि यह इकलौता मौका था जब चंदन अपने इलाके से बाहर था और पारस हॉस्पिटल तौसीफ के लिए अजनबी जगह भी नहीं थी, क्योंकि उसकी पहचान के लोग पहले भी वहां एडमिट हो चुके थे, जिसके चलते उसका आना जाना वहां होता रहता था। आखिरकार 17 जुलाई 2025 को, जिस दिन चंदन मिश्रा डिस्चार्ज होने वाला था, उसी सुबह करीब 7:15 बजे तौसीफ हथियारों से लैस अपनी गैंग के साथ बेफिक्र हॉस्पिटल के सीधा उसी रूम में दाखिल हुआ जहां चंदन एडमिट था और ताबड़तोड़ फायरिंग कर कुछ सेकंड्स में उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद सभी 2 बाइक पर सवार होकर पिस्टल लहराते हुए वहां से निकल गए। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक गैंगस्टर की हत्या नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि अगर अपराधियों को कानून का जरा सा भी डर नहीं है तो फिर आम जनता किसके सहारे खुद को सुरक्षित माने। क्योंकि जिस सिक्योरिटी सिस्टम और लॉ इन्फोर्समेंट के भरोसे हम रहते हैं, उसी में ही कई लेवल्स पर ना सिर्फ खामियां हैं बल्कि बेईमानी बसी है। पारस हॉस्पिटल जैसे रेप्यूटेड अस्पताल में बिना एंट्री पास के 5 लोगों का एक साथ एंटर कर जाना अपने आप में एक सिक्योरिटी लैप्स है। हॉस्पिटल रूल के मुताबिक एक समय में सिर्फ 2 लोग ही पेशेंट से मिल सकते हैं, फिर भी 5 लोगों का एक साथ घुस जाना स्टाफ की मिलीभगत या लापरवाही को शो करता है। सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिखता है कि सभी अटैकर्स ने बिना मुंह ढके, बिना किसी हेजिटेशन के कमरा नंबर 209 में एंट्री ली। कोई भी कवर अप अटेम्प्ट नहीं था, जिससे उनकी हिम्मत और सिस्टम से उनके बेफिक्र होने का अंदाजा लगता है। रूम का लॉक खुला था या फिर जानबूझकर खराब करवा दिया गया, यह भी स्टाफ या इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करता है। सबसे बड़ा सवाल, जब यह लोग रूम के बाहरी पिस्टल निकालते हैं तो क्या सीसीटीवी मॉनिटरिंग टीम सो रही थी? क्या उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा? बिना किसी चेकिंग के जिस तरह अटैकर्स अपने पास हथियार लेकर आए थे, वो दिखाता है कि इतने सेंसिटिव एरिया में कोई भी मेटल डिटेक्टर, फ्रिस्किंग या सिक्योरिटी गार्ड एक्टिव नहीं था। जब गोलियों की आवाज गूंजी तो ना किसी सिक्योरिटी ने रिएक्ट किया और ना ही किसी को रोकने का प्रयास किया गया। अटैकर्स बिना रेजिस्टेंस के भाग निकले। पारस हॉस्पिटल से शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन सिर्फ 2.5 किलोमीटर, पुलिस हेडक्वार्टर्स 2 किलोमीटर और डुमरा चेक पोस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है। इतनी नजदीकी के बावजूद ना कोई पुलिस प्रेजेंस टाइमली थी, ना कोई रोड ब्लॉकेज लगाया गया। एस्केप रूट पर कोई भी नाकाबंदी नहीं हुई, ना ही रियल टाइम ट्रैकिंग। अटैकर्स इजीली भाग निकले जैसे उन्हें कोई डर ही नहीं था। तौसीफ सबसे लास्ट में निकला था। ऐसे में आशंका है कि तौसीफ ने मर्डर का वीडियो बनाया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हत्या का मकसद सिर्फ मारना नहीं, डर का प्रचार करना भी था। अगर यह वीडियो कभी वायरल होता है तो यह लॉ इन्फोर्समेंट की क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा धक्का पहुंचाएगा। यह बिहार की राजनीति का वो कड़वा सच है जहां नेता, गैंगस्टर और सिस्टम एक ही सिक्के के 3 पहलू बन चुके हैं। जनता के दर्द और उनके डर को सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से देखा जाता है।
उनकी तकलीफों को चुनावी भाषणों का एक जुमला बनाकर भुला दिया जाता है। एक हॉस्पिटल के बीच पुलिस चौकियों के इतने नजदीक कोई भी आदमी बिना किसी रुकावट के गोलियां चलाकर निकल जाए तो सवाल सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत का नहीं, आम जनता की सुरक्षा का बन जाता है। अगर गैंगस्टर इस तरह से मारा जा सकता है तो आम आदमी किस गिनती में आता है? मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है और घटनाएं घटती है। यह कहानी सिर्फ एक गैंग वॉर या सुपारी किलिंग की नहीं, बल्कि यह कहानी है एक सिस्टम की चूक की। यह कहानी है नाम और दहशत के लिए की जा रही हत्याओं की, जहां रील बनाना, बायो में डायलॉग लिखना और गन कल्चर को आइडल बनाना नए जमाने का गैंगस्टर होना बन गया है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने संडे को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि तौसीफ बादशाह, उसका मौसेरा भाई निशू खान और उसके दो साथी हर्ष और भीम को कोलकाता पुलिस और एसटीएफ की मदद से अरेस्ट कर लिया गया है। 3 शूटर्स को बिहार पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस के पकड़ से भाग रहे बलवंत और रवि रंजन सिंह नाम के 2 बदमाशों को पैरों में गोली मारी गई। इंट्रोगेशन में पता चला है कि मर्डर की प्लानिंग निशू खान के घर पर हुई थी। चंदन की हत्या से पहले जितने भी लोग शामिल थे सब निशू के घर पर जमा हुए थे। एसएसपी के मुताबिक निशू खान पर पहले से ही रंगदारी और आर्म्स एक्ट के तहत केसेस दर्ज हैं। टोटल 9 लोग डायरेक्टली इस मर्डर में शामिल थे। अब तक मर्डर में यूज हुई बाइक और वेपन्स बरामद नहीं हुए हैं और बाकी लोगों की तलाश जारी है। यह केस एक वार्निंग है, एक सिग्नल है कि अगर सिस्टम के अंदर ही साजिश पल रही है तो कानून सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाता है और तब इंसाफ सिर्फ एक सपना बन जाता है। एक ऐसा सपना जो हर आम आदमी रोज आंखों में लेके सोता है, लेकिन जागता सिर्फ खौफ के साथ है। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।